आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने इंटरनेट और कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति दोनों को चौंका कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल मीम के एक विशाल सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होने की। जरा सोचिए, एक ऐसा शब्द जिसे आमतौर पर किसी की बेइज्जती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो रातों रात लाखों युवाओं की सामूहिक पहचान और गर्व का प्रतीक कैसे बन सकता है। खैर, कॉकरोच जनता पार्टी के इस अभूतपूर्व मामले का आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे यह महज इंटरनेट के एक मजाक से आगे बढ़कर एक वास्तविक और संस्थागत रूप ले चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले वो चिंगारी जिसने इसे जन्म दिया, फिर इस मीम विद्रोह का मनोविज्ञान, डिजिटल व्यंग बनाम सड़क प्रदर्शन, डायस्पोरा टेक का जमीनी गुस्से से मिलन, पैरोडी से ठोस नीति तक का सफर, और अंत में क्या ये एक स्थायी बल बन सकता है। पहला हिस्सा है चिंगारी, एक अप्रत्याशित अपमान। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आखिर हुई कहां से। हर बड़े आंदोलन के पीछे कोई ना कोई चिंगारी होती है। ये सब शुरू हुआ भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी से। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कथित तौर पर व्यवस्था की आलोचना करने वाले युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी। हाँ, बाद में ये स्पष्ट किया गया कि उनका ये बयान सभी युवाओं के लिए नहीं बल्कि केवल फर्जी डिग्री वालों के लिए था। लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी और ये बयान वायरल हो गया। अब देखिए, ये टिप्पणी इसलिए ज्यादा चुभने वाली थी क्योंकि न्यायपालिका को हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। जब वहीं से ऐसा बयान आए तो ये युवाओं के मन में एक गहरा विरोधाभास पैदा कर देता है। और इस विरोधाभास का असर क्या हुआ? एक डिजिटल सुनामी। युवाओं ने शर्मिंदा होने के बजाय इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। सिर्फ 5 दिनों के भीतर इस कथित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 40 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। 40 लाख! इतना ही नहीं, 2 लाख से अधिक लोगों ने इनकी वेबसाइट पर जाकर औपचारिक रूप से अपनी सदस्यता भी दर्ज करा दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज के समय में डिजिटल वायरलिटी एक कितना तेज और कितना शक्तिशाली प्रतिक्रिया तंत्र बन चुका है। दूसरा हिस्सा है मीम विद्रोह का मनोविज्ञान, क्योंकि इसके पीछे महज इंटरनेट का मजाक नहीं बल्कि बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे युवाओं ने अनजाने में ही कार्ल जुंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपना हथियार बना लिया। जुंग पर्सोना की बात करते हैं, एक सामाजिक मुखौटा। यहां सिस्टम ने युवाओं को आलसी और बेरोजगार का पर्सोना थमा दिया। लेकिन इसके पीछे एक शैडो है, वो है दबी हुई वास्तविकता, बेरोजगारी और व्यवस्था को लेकर युवाओं का गुस्सा। तो हुआ ये कि युवाओं ने इस कॉकरोच के लेबल को तबाही और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहने के परम प्रतीक के रूप में पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर दिया। इसके साथ ही हम यहाँ ताजवेल और टर्नर के सामाजिक पहचान सिद्धांत को भी साफ तौर पर काम करते हुए देख सकते हैं। जब मुख्य न्यायाधीश के बयान ने युवाओं को मुख्य धारा से बाहर किया, तो उन्होंने उन्हीं साझा लक्षणों के आधार पर अपना एक अलग इन ग्रुप बना लिया। मतलब बेरोजगार, आलसी और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले होने को सिस्टम के खिलाफ गर्व का विषय बना लिया गया। जिस शब्द से उन्हें अलग थलग किया जा रहा था, उसी को उन्होंने अपनी ताकत और सामूहिकता का आधार बना लिया। मनोविज्ञान में इसे उदात्तीकरण या सब्लिमेशन कहते हैं। होता यह है कि जब अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और निराशा होती है तो उसे सीधे टकराव के बजाय एक स्वीकार्य माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ वो माध्यम बना व्यंग यानी सटायर। युवाओं ने अपने गुस्से को एक कॉमेडी डिफेंस मैकेनिज्म में बदल दिया, ठीक वैसे ही जैसे हम टीवीएफ की एस्पिरेंट्स या स्टैंड अप कॉमेडी में देखते हैं, जहां व्यवस्था पर निशाना साधने के लिए सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष और व्यंग्यात्मक तरीके अपनाए जाते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डिजिटल व्यंग बनाम सड़क पर प्रदर्शन। ये समझना जरूरी है कि ये विद्रोह बाकी आंदोलनों से अलग कैसे है, विरोध के तरीके कैसे बदल रहे हैं। ये स्लाइड उसे बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है। अगर हम नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की तरफ देखें तो वहां युवाओं ने सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ भारत का युवा एक अलग ही बौद्धिक और शांत मार्ग चुन रहा है। वो सड़कों पर तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, वो कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना नदी की सफाई कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं। ये सच में एक बेहद अनोखा विद्रोह है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने यही रास्ता क्यों चुना? इसका एक बहुत बड़ा कारण है डर।
जब राजनीतिक असहमति जताने के संस्थागत रास्ते बंद लगने लगें और ऊपर से कड़े कानूनों और गिरफ्तारियों का खतरा मंडरा रहा हो, तब डिजिटल व्यंग्य एक बहुत ही जरूरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाता है। इस तरह का सुरक्षित विद्रोह सत्ता के साथ सीधे टकराव से तो बचाता ही है और साथ ही अपना संदेश लाखों लोगों तक बहुत ही असरदार तरीके से पहुंचा भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, डायस्पोरा टेक और जमीनी स्तर का गुस्सा। देखते हैं कि इतनी बड़ी डिजिटल वायरलिटी के पीछे आखिर संगठनात्मक ढांचा क्या है। किसी भी आंदोलन को दिशा देने के लिए एक वास्तुकार की जरूरत होती है। कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना पुणे के अभिजीत दीपके ने की। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत को राजनीतिक संचार का अनुभव पहले से है। उन्होंने आम आदमी पार्टी एएपी की संचार टीम के साथ काम किया था, जिसने कभी आम आदमी के ब्रांड को कुछ इसी तरह खड़ा किया था। अभी वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो एक तरह से अभिजीत ने डायस्पोरा के अपने तकनीकी ज्ञान और डिजिटल रणनीतियों का इस्तेमाल करके भारत के जमीनी स्तर की राजनीतिक निराशा को एक नई आवाज दी है, और वो भी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अपमानजनक शब्दों को ही अपनी पार्टी की सदस्यता का मानदंड बनाकर। हमारा पांचवां हिस्सा है पैरोडी से नीतिगत मांगों तक, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक मजाक होता तो शायद लोग इसे अब तक भूल चुके होते। सबसे अहम बात जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये कि जो शर्तें एक मीम की तरह शुरू हुई थीं, जैसे बेरोजगार या आलसी होना, वही अब गंभीर नीतिगत मांगों में बदल चुकी हैं। पार्टी अब महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग कर रही है, जजों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है और तकनीकी प्रगति के साथ रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। सच कहूं तो ये एक पूरी पीढ़ी की भाषा का बहुत ही बेहतरीन अनुवाद है, जहां सोशल मीडिया का मजाक एकदम गंभीर संस्थागत मांगों में बदल गया है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, एक स्थायी विधायी बल। क्या ये सच में एक लंबी रेस का घोड़ा है? आइए इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस घटना को भारत के ऐतिहासिक युवा आंदोलनों की एक टाइमलाइन में रखा है। देखिए, 1974 में जेपी आंदोलन हुआ, फिर 1983 में असम आंदोलन, 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन, और अब 2026 के चुनावी नजरों से देखें तो व्यवस्था के प्रति उसी तरह के असंतोष से ये कॉकरोच जनता पार्टी का मीम विद्रोह जन्म ले रहा है। उनका तर्क साफ है, जब व्यवस्था के तय रास्ते बंद हो जाते हैं तो जनता अपनी आवाज उठाने के लिए कोई नया रास्ता खोज ही निकालती है। यहाँ सरकार की प्रतिक्रिया भी बहुत कुछ बयां करती है। जब सीजीपी का एक्स अकाउंट बैन किया गया तो योगेंद्र यादव ने एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की। उनका मानना है कि संस्थागत स्तर पर की गई ये कार्रवाई दरअसल युवाओं की शिकायतों को ही सही ठहराती है। अकाउंट बैन करने से हुआ क्या? ये आंदोलन डिजिटल व्यंग्य से कहीं आगे निकल गया, क्योंकि अब इस चुटकुले में सरकार भी शामिल हो गई है। सच तो यह है कि दमन की इस कोशिश ने असंतोष को दबाने के बजाय उसे और ज्यादा हवा दे दी है। तो एक रणनीतिकार के नजरिए से इस आंदोलन के भविष्य के 3 ही रास्ते हो सकते हैं। पहला, फिजल आउट, मतलब अगर रोजगार जैसे मुद्दों पर गुस्सा शांत हो जाए तो ये आंदोलन धीरे धीरे गायब हो जाएगा। दूसरा, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, जहां मुख्यधारा की पार्टियां इनके संदेश को अपना लेंगी। और तीसरा, परिवर्तन, जहां ये एक स्थायी दबाव समूह या नई राजनीतिक पार्टी में ही बदल जाए। विश्लेषकों का मानना है कि व्यंग्य आधारित आंदोलनों के लिए यही तीसरा काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेट के मजाक को एक गंभीर विधायी ढांचे में ढालना कोई बच्चों का खेल नहीं। अंततः ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे युवाओं ने एक अपमान को अपनी ताकत बनाया, मजाक को अपनी ढाल बनाया और एक नई राजनीतिक पहचान खड़ी कर दी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। क्या इंटरनेट के इस व्यंग्य में इतनी ताकत है कि वो जमीनी हकीकत को बदल सके? क्या ये नई पीढ़ी अपनी इस व्यंग्यात्मक राजनीति के जरिए वास्तव में दमन के डर को पार करके हमारे लोकतंत्र में कोई स्थायी और संरचनात्मक बदलाव ला पाएगी? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, कॉकरोच विद्रोह ने राजनीति का एक नया अध्याय जरूर खोल दिया है।